Hello and welcome to IS Chakra. Today we will be going to discuss our test series. That means it is day 2 or day second out of 215 challenging days. And we will be targeting the upcoming prelims 2025 that will conducted at 25th of May 2025, and we will be cover the topics related to static current affairs as well as previous year questions. That means we will be cover last science and technology within the 5 questions, and static part we will be discussing the historical part or history part, and current affairs which are included from the various magazines, various coaching materials as well as the various government websites, and we will cover the day by day and last one uh, 1 year current affairs. We will discuss current affairs from May 2024 to May 2024 to April 2025. So we will cover whole 1 year of current affairs in the form of the क्वेश्चंस बेसिस. ओके, सो यहाँ पर मैं आपको एक अनाउंसमेंट करता हूँ कि जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो एक ऐसा मेथड है कि आप जैसे बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स के लिए ये चाहिए होता है कि वो उसे मास्टरी गेन करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होने में. और अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. और इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड भी मैं आपको बताऊंगा ताकि वेरी इफ़ेक्टिव तरीके से आप क्वेश्चंस को जज करें और क्वेश्चंस के ऑप्शंस को इफ़ेक्टिव तरीके से यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएँ. तो सबसे पहले ये करना है कि क्वेश्चंस को देखिए और उसे पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए. अगर आपको वो क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड पहली बार आ रहा है तो ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए. अगर नहीं आ रहा है तो सेकंड टाइम पढ़िए क्वेश्चंस को. नहीं आ रहा है थर्ड टाइम पढ़िए, जितनी बार ना आए उतनी बार पढ़िए. ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा. फिर जब आप ऑप्शंस में आते हैं तो ऑप्शंस में आइए और उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में उस आंसर को मार्क कर दीजिए कि ABCD में से कौन है. ठीक है, उसके बाद जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे आप आंसर बाद में देख सकते हैं, पहले नहीं देखना है, बाद में देख सकते हैं. उसके बाद जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ऐसे उसके आंसर जो है आपके जो भी ऑप्शन होगा क्वेश्चन का वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे. ठीक है, और उसके बाद जब सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो वहाँ आप फीडबैक ले सकते हैं कि मेरे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हुए और इनकरेक्ट कहाँ हुए. और इनकरेक्ट कहाँ हुए वो मैं आपको जैसे सारे क्वेश्चंस के यहाँ डिस्कशन करूँगा तो वहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी गलती हुई है वो कहाँ पर आपको सुधारने की ज़रूरत है. तो इसीलिए प्रीलिम्स जो है काफ़ी ज़्यादा ये अनप्रेडिक्टेबल है. ठीक है, और अनप्रेडिक्टेबल चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है, एक प्रैक्टिस करने से. प्रैक्टिस करना है, बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है और यहाँ पर जो डिस्कस करना है वो मैं आपके साथ मोर देन 500 टॉपिक्स को यहाँ कवर करूँगा. ठीक है, 500 टॉपिक्स नहीं तो मोर देन 400 टॉपिक्स जो है हम यहाँ कवर करेंगे. ओके, और एक चीज़ ये है कि मैं ये क्लास जो है ये ऑनलाइन लेने वाला हूँ. बट ऑनलाइन में एक फ़ायदा ये नहीं है कि यहाँ पर जो है जैसे कि 10 to 15 यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं. ठीक है, तो कंपटीशन किन के बीच होता है, जब नंबर ऑफ़ पीपल्स जो स्ट्रेंथ हो वो अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर कंपटीशन अच्छा होता है. तो जैसे मैं लाइव क्लास लूँगा तब लूँगा जब जैसे कि मान लीजिए मोर देन 50 लाइक्स मिलती है मुझे, तब वहाँ पर मैं समझूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो हम लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे जैसे ही हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. ओके, तो इस लेक्चर को आप शेयर करिए ताकि दूसरे पार्टिसिपेंट्स के पास भी, दूसरे एस्पिरेंट्स के पास भी जाए और वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें. तब मैं लाइव सेशन यहाँ लेके आऊँगा तो वहाँ पर बहुत इफेक्टिव तरीके से लाइव सेशन में हम करेंगे और आप जो है क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी आप कर पाएंगे. तो अभी जो है ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं.
नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहाँ मोर देन 12,000 जो क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, विद इन 4 और 500 के बीच में जो टॉपिक्स हैं इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, ताकि जो प्रीलिम्स में अगर कोई सा भी क्वेश्चन आए, देखो यहाँ पर जो है प्रीलिम्स में ये इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे होते हैं ना उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर जो हम बोल देते हैं कि यूपीएससी ने पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन किया और कहाँ से पुटअप कर दिया ऑप्शंस को, लेकिन क्वेश्चंस यही से होते हैं। ठीक है, बट आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि स्टेटमेंट पे क्या लिखा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप पॉज करिए वीडियो को, यहाँ आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं बार बार क्वेश्चंस को पूरी तरीके से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम वेस्टिंग होगी। ठीक है, मैं ऑप्शन को बताऊंगा कौन सा सही है और यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा उसका एक्सप्लेनेशन और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, यहाँ पर सही आंसर दीजिए और ये सही आंसर जो मीन्स आपका ऑप्शन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। ठीक है, तो प्लीज़ बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस डिक्लाइंड एंड दैट ऑफ प्रेयर्स इंक्रीज्ड। सैक्रिफाइस जो यहाँ कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिलीजन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड के दौरान जो रिलीजन था उसके स्टेटमेंट उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस डिक्लाइंड, क्या सैक्रिफाइस डिक्लाइन हो गया था? नहीं, सैक्रिफाइस इंक्रीज हो चुका था। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में, ये अर्ली वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइसेस नहीं होते थे और प्रेयर्स यहाँ पर होते थे, जैसे गॉड की या नेचुरल चीज़ों की यहाँ पर पूजा होती थी। ठीक है, वो प्रेयर करते थे ना कि सैक्रिफाइस करते थे। तो ये स्टेटमेंट जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि गॉड्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड लाइक इंद्र एंड अग्नि बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो अग्नि एंड इंद्र ये कब थे? ये वैदिक पीरियड में थे, मीन्स अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र और अग्नि की यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा इनकरेक्ट होगा। थर्ड स्टेटमेंट प्रीस्टहुड बिकेम अ प्रोफेशन एंड अ हेरेडिटरी वन। देखिए यहाँ पर जो है जो स्टेटमेंट है कि 1 2 3 ऐसे नहीं लिखे होंगे। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो एक क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा से ये तीसरा है। ठीक है, तो यहाँ थर्ड स्टेटमेंट जो है प्रीस्टहुड बिकेम अ प्रोफेशन एंड अ हेरेडिटरी वन, यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ प्रीस्टहुड जो प्रीस्ट वगैरह होते थे, अल्टर जो किंग वगैरह होते थे, इनकी जो पोजीशन थी वो बढ़ गई थी और हेरेडिटरी थी, हेरेडिटरी पोजीशन भी यहाँ पर दे दी गई थी जो कि ये अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन होगा कौन सा? ऑप्शन होगा सी, ओनली 3 स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए, पॉज करिए और आंसर को अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि लार्जर किंगडम्स वर अब्सेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक फेज। लेटर वैदिक फेज का टाइम पीरियड क्या था? ये था 1000 BC टू 600 BC, या फिर कहें कि 500 BC। ठीक है, कहीं कहीं ये लिखा है और NCERT में ये लिखा है कि 600 BC। ठीक है, तो यहाँ पर जो लार्जर किंगडम है आपने पढ़ा होगा महाजनपद एज, महाजनपद जो 16 महाजनपदास थे उनके पहले क्या था? जनपद। ठीक है, जनपद थे, तो जनपद थे तो यहाँ लार्जर किंगडम थे या नहीं थे? तो यहाँ महाजनपद 16 महाजनपदास थे, तो ये पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है कि नंबर ऑफ न्यू ऑफिशियल्स लाइक ट्रेजरी ऑफिसर, टैक्स कलेक्टर एंड रॉयल मैसेंजर वर इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग पुरोहित, सेनानी एंड ग्रामणी। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में सेक्रीफाइस या फिर जो प्रीस्टहुड थे, ओके, और किंग के पोजीशन है, हेरेडिटरी पोजीशन है, वो सारी चेंज हो गया था। पुरोहित वगैरह यहाँ पर आने लगे थे। ठीक है, सेनानी, ग्रामणी, यहाँ पर स्टैंडिंग आर्मी भी मतलब डेवलप हो गई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आयरन वाज नॉट यूज्ड इन दिस पीरियड। क्या आयरन यूज नहीं किया गया था? आयरन यूज किया गया था, जैसे चालकोलिथिक पीरियड में है। कॉपर और ब्रोंज जो थे वो भी यहाँ पर
यूज किए जाते थे। तो यहाँ ये वाला स्टेटमेंट जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये आप इनको देख सकते हैं, इसके मैंने वैसे भी डिस्कस कर दिया सारा चीज़। ठीक है, जैसे यहाँ पर विष्णु रुद्र राज प्रजापति, यहाँ इनकी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी और लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो मैंने ये सारे स्टेटमेंट डिस्कस कर लिया, आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पॉज करिए और अपनी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। फर्स्ट क्या है, वुमेन गेंड सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल प्रिविलेजेस ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ये वुमेन जो हैं वो अर्ली वैदिक पीरियड में ये प्रोमिनेंट पोजीशन को गेन कर रखी थी। ठीक है, ना कि लेटर वैदिक पीरियड में इनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो डिक्लाइन हो गई। ये दो सभाएं होती थी, सभा असेंबली होती थी, सभा और समिति। ठीक है, समिति में क्या थे, ये एल्डर मैन बैठते थे, जैसे कि प्रीस्ट, किंग। ठीक है, ये बैठते थे। सभा में थोड़ा थोड़ा वुमेन का यहाँ पर जगह थी। ठीक है, यहाँ पर बैठती सभा, लेकिन सभा जो है ख़त्म कर दी गई थी। सभा यहाँ पर ख़त्म कर दी गई थी लेटर वैदिक पीरियड में, तो वुमेन की इम्पोर्टेंस भी ख़त्म हो गई। ठीक है, सेकेंड है चाइल्ड मैरिज, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। चाइल्ड मैरिजेस वर ऑलमोस्ट अब्सेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या चाइल्ड मैरिज अब्सेंट हो गई थी? नहीं, ये प्रेवलेंट थी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चाइल्ड मैरिज क्यों प्रेवलेंट थी? क्योंकि यहाँ पर देखिए सेक्रीफाइस वगैरह होगी, और ये कह रहा है ऑलमोस्ट अब्सेंट, मीन्स एक्सट्रीम पॉइंट पर जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑलमोस्ट है तो रॉन्ग हो जाएगा। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे वैदिक पीरियड में निष्क एक क्या था, गोल्ड कॉइन था। ठीक है, निष्क, शतमान ये क्या थे, सिल्वर कॉइन। और कनिष्क क्या था, कनिष्क था सिल्वर कॉइन, जिसे बोलते ना कृष्णाला, कृष्णा मीन्स काला। तो ये सिल्वर और जो गोल्ड कॉइन थे ये थे। तो यहाँ जो ये था थर्ड स्टेटमेंट, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉज करिए, आंसर दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैक्सेशन ड्यूरिंग द महाजनपदास। फर्स्ट स्टेटमेंट है, टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो 1/6 ये टैक्स जो था 1/6 प्रोड्यूस था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पर्सनस एंड इट वाज इन द फॉर्म ऑफ लेबर। तो क्राफ्ट्स पर्सन थे, जैसे पीजेंट्स थे। ठीक है, पीजेंट्स होते थे और क्राफ्ट्स होते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और पीजेंट्स क्राफ्ट्स पर्सन भी थे, पीजेंट्स भी थे। पीजेंट्स भी यहाँ पर टैक्स देते थे। ठीक है, किंग को और स्टेट को, और क्राफ्ट्स पर्सन भी टैक्स देते थे। ठीक है, और ये इन द फॉर्म ऑफ लेबर के फॉर्म में होते थे। हंटर्स एंड गैदरर्स वर नॉट टैक्सड। क्या हंटर्स एंड गैदरर्स टैक्स नहीं देते थे? जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, तो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो थे हंटर्स एंड गैदरर्स, ये भी क्या करते थे, किंग को फॉरेस्ट प्रोड्यूस जितना भी वहाँ से लाते थे उसका भी टैक्स यहाँ पर देते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? यहाँ करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। तो ऐसे एक एक स्टेटमेंट यहाँ पर फोकस देना है आपको। ठीक है, जैसे ये है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये पीजेंट्स के लिए जैसे एक टैक्स लगता था, जनपद कलेक्टिंग। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन होते थे और फार्मर्स होते थे। ठीक है, फार्मर्स को देना जब पड़ता था 1/6 जो भी प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो ये सारे मैंने डिस्कस कर लिया है, आप देख सकते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट मौर्यन किंग? लास्ट मौर्यन किंग कौन थे? तो यहाँ बृहद्रथ, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशोक जो थे पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, देन अशोक के पहले बिंदुसार। ठीक है, अशोक के बाद जो है इनके 2 सक्सेसर हुआ, एक हुए कुणाल और एक हुए दशरथ। ठीक है, जो कुणाल थे ये ईस्टर्न साइड यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो कुणाल थे ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है
नहीं, ये कुणाल जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ और दशरथ जो है ये वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर राज कर रहे थे। उसके बाद जो है बैक्ट्रियन किंग जो मतलब इन्वेड किए इंडिया में, तो बैक्ट्रियन किंग को ये फेमस मतलब फेस नहीं कर पाए और धीरे धीरे इनका साम्राज्य कमज़ोर हो गया। ठीक है, तो कुणाल नहीं, दशरथ नहीं, अशोक नहीं, बृहद्रथ। बृहद्रथ क्यों? क्योंकि बृहद्रथ लास्ट किंग थे जिनको पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर डिफीट किया और उन्हें किल्ड कर दिया, मार दिया। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टर्म, फर्स्ट स्टेटमेंट है द टर्म होरा शास्त्र दैट डिनोट्स एस्ट्रोलॉजी इन संस्कृत वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म होरोस्कोप। सेकेंड स्टेटमेंट है द ग्रीक टर्म द्रचम केम टू बी नोन एज ड्रामा। इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना बहुत केयरफुली रहना है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है या फिर करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आप केयरफुली यहाँ पर देख सकते हैं और देखना पड़ेगा आपको ये चीज़ें। ठीक है, सारा कुछ पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट होगा तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो ग्रीक फिलोसफर जैसे ग्रीक आते थे, ठीक है, ये होरा शास्त्र जैसे यहाँ पर ये है इसका एक्सप्लेनेशन है। तो होरा से जो मेनी ग्रीक टर्म्स कंसर्निंग द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अपीयरिंग इन संस्कृत टेक्स्ट, जो ग्रीक टर्म थे वो संस्कृत टेक्स्ट से भी टेक्स्ट में अपीयर होते थे। जैसे ग्रीक फिलोसफर आए यहाँ पर अपनी लैंग्वेज लेके आए तो वहाँ संस्कृत में भी यहाँ उन्हें इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो द्रचम शब्द है ये यहीं से आया ग्रीक टर्म से। ठीक है, और इनके पास कौन सी स्क्रिप्ट थी, कौन सी स्क्रिप्ट लाए? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट अपने साथ कौन लाया? ग्रीक जो किंग थे, ग्रीक फिलोसफर थे। और यहाँ पर उन्होंने डिसाइफर किया किसमें? ये उनके जो ये द्रचम है या एस्ट्रोनॉमी जो थी, ठीक है, ये क्या था? होरोस्कोप। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी संस्कृत में होरा शास्त्र को डिनोट किया था, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड, 3 स्टेटमेंट है। प्लीज़ आंसर दिए इसका कमेंट बॉक्स में पॉज करके। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सातवाहन किंग्स मेनली यूज्ड सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन एज मटीरियल्स फॉर देयर कॉइन्स। मीन्स सातवाहन किंग क्या यूज़ करते थे? मेनली यूज्ड नहीं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड कॉइन नहीं, यहाँ तो इनके पास जो है, मान लो कि सातवाहन किंग एक ट्राइबल पीपल थे। ठीक है, ट्राइबल पीपल थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो 3rd सेंचुरी या फिर कहें कि 1st सेंचुरी BC से लेकर ये 3rd सेंचुरी AD तक था। ठीक है, 3rd सेंचुरी AD तक था। और इनका जो ये कहते हैं कि जो डिसेंडेंट थे मौर्यन से ये अपने आप को डिराइव करते थे। ठीक है, कि ये जो फ्यूडलिस्ट थे डिसेंडेंट थे किसके? मौर्यंस के। ठीक है, तो ये पहला जो स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 1st सेंचुरी BC में अगर बात करें तो जब ग्रीक आए तो ग्रीक के बाद यहाँ एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर ट्रांजिशन पीरियड था कॉइन्स का। ओके, कॉइन्स पूछ रहा है ना, तो कॉइन्स का एक ट्रांजिशन पीरियड था। यहाँ मीन्स कि इधर जो है, इधर BC चल रहा है, इधर AD चल रहा है। यहाँ पर आए ग्रीक किंग्स, ग्रीक आए, इंडो ग्रीक जिसे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडो ग्रीक्स आए तो यहाँ इधर जैसे इधर BC की तरफ चलता है, यहाँ पंचमार्क्ड कॉइन्स चलता था। ठीक है, पंचमार्क्ड कॉइन्स 5 कोने के जो भी किसी भी शेप के होते थे, कोई शेप एक डिराइव शेप नहीं था। और इधर चलता है AD। ठीक है, जब इंडो ग्रीक आए उसके बाद जो है एक अदर कॉइन लेके आए जो कि बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव लगता था या फिर एक जनरल शेप में था। ओके, तो इसका नाम था कास्ट डाई स्टक कॉइन। ये याद रखिएगा, कास्ट डाई स्टक कॉइन। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर सातवाहन यूज नहीं करते थे सिल्वर और गोल्ड कॉइन का। गोल्ड तो यहाँ पर इंडो ग्रीक पहली बार लाए। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है सातवाहन कॉइन्स आर डिवाइड ऑफ एनी ब्यूटी और आर्टिस्टिक मेरिट। वही कि कोई भी उनके पास ब्यूटी, उनके जो कॉइन्स थे सातवाहन के, उनके ब्यूटी नहीं थी, ब्यूटी से बहुत दूर थे और आर्टिस्टिक मेरिट भी नहीं थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पंचमार्क्ड कॉइन्स थे उनमें कोई ब्यूटी नहीं थी,
कास्ट डाइस्टक मेथड, कास्ट डाइस्टक कॉइन जो थे, जो इंडो ग्रीक लाए, उनके पास ये थे, ब्यूटी थी और एक आर्टिस्टिक या फिर एक शेप्ड फॉर्म में होते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, नॉट करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, सातवाहन कॉइन्स कॉन्स्टिट्यूट अ वैल्यूएबल सोर्स मटेरियल फॉर देयर डायनेस्टिक हिस्ट्री। तो यहाँ से जैसे कि आप हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है कि कौन सा राजा कौन, जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है, ये मैट्रिमोनियल जो नाम रखते थे, जैसे सतकर्णी इनकी माँ का नाम, और तो ये मीन्स की सरनेम लगाते थे सतकर्णी के नाम से। ठीक है, तो ये मैट्रिमोनी नहीं कह सकते, या फिर मीन्स की मदर के नाम से, जैसे बोलते हैं ना, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। ओके, और गौतमीपुत्र सतकर्णी और एक थे पुलामयी। ठीक है, पुलामयी उनका कुछ नाम ऐसा था, क्या है याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, पुलुमयी, वो जो है उनको रीच थे और उनका जो कॉइन्स थे, यहीं से एविडेंस, कॉइन्स से ही एविडेंस मिलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ऐसे थे। ठीक है, और सातवाहन कॉइन्स जो थे वो यहाँ पर आर्टिस्टिक फॉर्म में नहीं थे। तो ये चीज़ ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सोर्स मटेरियल मिलते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी बी। ओके, 8th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सातवाहन। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन, गिव आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फर्स्ट स्टेटमेंट, दे पैट्रोनाइज बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, करेक्ट स्टेटमेंट। दे पैट्रोनाइज द प्राकृतिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, करेक्ट स्टेटमेंट। दे परफॉर्म्ड अश्वमेध एंड राजसू यज्ञ, राजसू सैक्रिफाइसेस, करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो, जो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म है, दोनों को पैट्रोनाइज किया सातवाहन ने। ठीक है, और प्राकृतिक लैंग्वेज यूज करते थे, और लिटरेचर को भी, प्राकृतिक लैंग्वेज लिटरेचर दोनों यूज करते थे। ठीक है, और ये अश्वमेध और राजसूय सैक्रिफाइस, जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध सैक्रिफाइस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पूछा है यहाँ पर, डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो, जो सातवाहन किंग जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलुमयी, ठीक है, पुलामयी इनका नाम था, वशिष्ठ पुत्र पुलामयी, ये दोनों जो है वो अपने जो साम्राज्य था, डायनेस्टी थी, वो जेनिथ पर इनके समय रीच हुई थी, उसके बाद जो है डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गई थी। 9th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक, करेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय गुप्ताज, क्या गुप्ताज ने किया था? नहीं। फर्स्ट कॉइन्स कौन डिसाइफर किया था? कुशानों ने। ठीक है, नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स कुशानों ने किया था। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स यूर आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर कुशानों ने किया, और फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स को कौन इशू किया? इंडो ग्रीक, जो कि गोल्ड कॉइन्स थे। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स थे, और जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉर्म्स में फर्स्ट कॉइन को भी इशू किया था कौन थे? कुशान, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज वन ऑफ द मेनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द सातवाहनास इन द वेस्टर्न डेक्कन एंड फाइंड्स मेंशन इन पटोलमीज राइटिंग। पटोलमीज ने किस पोर्ट को, यहाँ पर जो वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न डेक्कन में सातवाहन का, वो कौन सा पोर्ट है? तो ये कल्याणी, जिसे बोलते हैं ना चालुक्य आप कल्याणी, उन्हें डिफीट करके सातवाहन किंगडम जो था वो वेस्टर्न साइड भी, वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड दोनों, ये जैसे यहाँ इंडिया पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड दोनों को यहाँ से कल्याणी कैप्चर होने के बाद दोनों जो है वो समुद्र के इन्फ्लुएंस में आ गए, और इन्होंने अपना जो नेवल पावर थी वो भी इंक्रीज कर दिया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कि 2 पोर्ट्स भी थे, ये याद रखिएगा। 2 पोर्ट्स, जो वेस्टर्न में कौन था? कल्याणी। ठीक है, ईस्टर्न में कौन था? 2 पोर्ट्स याद रखिएगा, गंडकसेला और गंजाम डिस्ट्रिक्ट नाम जैसे उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो कसेला एंड गंजाम पोर्ट्स, सी पोर्ट्स जो ईस्टर्न कोस्ट में, यहाँ पर जो सातवाहना के टाइम में ये पोर्ट्स थे, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विद रेफरेंस टू रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
इन इंडिया जियोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन इज गवर्नड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1999। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है द जीआई टैग इज इशूड बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग को इशू करता है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी यहाँ पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हाँ ठीक है, तो ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, इसे याद रखिएगा, जियोग्राफिकल जो रजिस्ट्रेशन है वो गवर्न करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1999 का, और जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, ये लॉन्च करती है, इशू करती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, एक जो न्यूज़ थी यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो 12 नंबर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्लीज़ दीजिए। व्हाट बेस्ट कैरेक्टराइजेज द कंसेप्ट ऑफ इंट्रेंज्ड इन्फ्लेशन। इंट्रेंज्ड इन्फ्लेशन के कंटेक्स्ट में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है persistent and sustained rise in the general price level of goods and services over a prolonged period। ठीक है, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ये है सी, नाबार्ड हैज़ इनिशिएटेड स्टडी। नाबार्ड ने ये स्टडी किया कि जो यहाँ जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इम्पैक्ट है उसे इवेलुएट किया और स्टडी किया, और इस स्टडी का एम ये है कि बेनिफिट्स करना है आर्टिजन्स को और प्रोड्यूसर्स को जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो जीआई टैग इशू करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है उसके अंडर में ये आता है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर जो बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वो यहाँ पर इशू करती है। ठीक है, यहाँ जो इसका है जो इंट्रेंज्ड इन्फ्लेशन, ये क्या होता है कि जो 2023 में जब ग्लोबल फूड प्राइसेस, देखो ग्लोबल फूड प्राइसेस, जब यहाँ पर ग्लोबल फूड प्राइसेस 2023 की बात अभी हम देख के आए हैं। ठीक है, कि 2023 में जब ग्लोबल प्राइस डाउनवर्ड चला जा रहा था तब इंडिया का प्राइस क्या था, इंडिया का प्राइस इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। और ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी इकॉनमी जैसे ग्लोबल इकॉनमी है अगर वो डिक्रीज हो रही है तो क्या ऐसा टाइम भी आएगा जो इंडिया का प्राइस भी डिक्रीज होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर देखिए ये मैं और आंसर ये सारे जो ऑप्शंस हैं, अ टेम्परेरी इंक्रीज इन प्राइसेस ड्यू टू सीजनल फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। यहाँ पर जो टेम्परेरी इंक्रीज इन प्राइसेस है ड्यू टू सीजनल फ्लक्चुएशंस इन डिमांड, ये क्या यहाँ पर इंडिकेट करता है कि टेम्परेरी इंक्रीज इन प्राइसेस ड्यू टू सीजनल फ्लक्चुएशंस इन डिमांड। ये तो हो गया टेम्परेरी इंक्रीज, मीन्स कि यहाँ फ्लक्चुएशन जो एक छोटा सा इन्फ्लेशन आता है उसमें जो अप डाउन होता है। ठीक है, वो यहाँ पर इन्फ्लेशन कौन सा कहलाएगा, जैसे ना तो डिसइन्फ्लेशन या फिर ये जैसे एक कोर इन्फ्लेशन होता है एक जनरल इन्फ्लेशन होता है, तो इसे जनरल इन्फ्लेशन कह सकते हैं। थर्ड है एन एब्रुप्ट एंड शॉर्ट लिव्ड स्पाइक इन इन्फ्लेशन कॉल्ड बाय एक्सटर्नल शॉक्स टू द इकोनॉमी, तो ये जनरल इन्फ्लेशन ये भी आएगा। फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ये जैसे डॉक्टर एंगस ने दिया था कि अगर कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट बढ़ता है तो यहाँ पर जो है प्राइस जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। डॉक्टर एंगस का ये कहना है। तो इंडिया एक क्या है, अपॉर्चुनिटी कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी आनी बाकी है बल्कि मॉडल में। ठीक है, बल्कि टेक्नोलॉजी आनी बाकी है। यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, और जो है यहाँ का जो मिडिल क्लास सेक्टर है, मिडिल क्लास सेक्टर भी बहुत ज़्यादा है, जो कि ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो भी चेंज होंगे जैसे जैसे लोगों के हाथों में पैसा आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है कोर इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग कमोडिटीज सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग।
नॉट टोटली, पार्शियल करेक्ट एंड पार्शली रॉन्ग, ठीक है, टोटली रॉन्ग नहीं है, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन इज अ मेजर ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग कमोडिटीज सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। देखो कोर इन्फ्लेशन और जनरल इन्फ्लेशन, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कोर इन्फ्लेशन में जैसे कि वो ग्रेजुअली जो होता है, ग्रेजुअली या इन्फ्लेशन ग्रेजुअली आता है, ग्रेजुअली प्राइसेस जो हैं वो राइज होती हैं या डिक्लाइन होती हैं, बट यहाँ जो है फूड एंड फ्यूल जो होते हैं वो उनका वोलाटिलिटी काफ़ी ज़्यादा जल्दी होता है, ठीक है, रैपिडली होता है, इसलिए जो है कोर इन्फ्लेशन में से नहीं रखा गया है फूड एंड एनर्जी को। ओके, कोर सेकेंड स्टेटमेंट है, कोर इन्फ्लेशन टिपिकली राइजेज एंड फॉल्स मोर ग्रेजुअली देन इन्फ्लेशन इन फूड एंड फ्यूल। तो करेक्ट ऑप्शन दिस इज बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द काजेज ऑफ द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के काज की जो वजह है वो क्या है, कौन सा टर्म डिमांड पुल इन्फ्लेशन को डिफाइन करता है। तो जो राइट आंसर होगा हमारा, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई कपल्ड विद द डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, या फिर नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड दैट एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन पहले समझ लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि लोगों के जैसे हाथ में पैसा आता है, ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर परचेज करेंगे, ठीक है, कंज्यूमर की जो लेने की क्षमता होगी वो बढ़ेगी, ठीक है, तो प्राइस क्या होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज के वो राइज होंगे तो वहाँ सप्लाई साइड में क्या होगा, वो वहाँ पर कंस्ट्रेंट आएगा, तो सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट आने की वजह से उसमें क्या होगा कि सप्लाई साइड को एक्सीड करना पड़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब है, यहाँ देखो, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इनका क्या मतलब है। एग्रीगेट डिमांड का ये मतलब है कि जो डिमांड है मीन्स इन्वेस्टमेंट है, किसकी, जैसे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और कंज्यूमर की इन्वेस्टमेंट, ओके, जैसे अपना पैसा खर्च करना है, या फिर कोई कंपनी की इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड है वो डिमांड को फुलफिल करना है थ्रू इन्वेस्टमेंट। और सप्लाई का क्या मतलब है, एग्रीगेट सप्लाई वो चीज़ है जैसे कि कंपनी है, कंपनी को अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सेल करना है, किसे, कंज्यूमर्स को, ठीक है, कंज्यूमर्स को सेल करना है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, ओके। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने की एक मेथड को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है अ डिक्रीज इन द मनी सप्लाई कपल्ड विद एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। डिक्रीज इन द मनी, जब मनी सप्लाई में डिक्रीज होगा तो ये एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर देगा, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई कपल्ड विद अ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का हो जाएगा। और डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड में डिक्रीज हो जाएगा दैट एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, क्या एग्रीगेट डिमांड में अगर डिक्रीज होगा तो एक्सीड करेगा एग्रीगेट सप्लाई, तो ये होगा। ये मतलब ये है कि ये कास्ट पुश इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है और कास्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, देखो यही सिंपल सा मतलब है कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या है, जब पब्लिक के हाथ में पैसा आ जाता है और यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, और सप्लाई जो है वो घट जाती है, ओके, ड्यू टू किसकी वजह से, मीन्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो डिमांड पुल है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लोगों के पास हाथों में पैसा है, वो ज़्यादा चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट से, ठीक है, तो वहाँ जो है सप्लाई साइड कम हो जाएगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, यहाँ इनपुट, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहाँ पर जो है इनपुट जो होंगे ना, जैसे मान लो एक टोमेटो कैप्चर है, टोमेटो कैप्चर
यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। तो टोमेटो में क्या क्या लगता है, वहाँ पर लगेगा आपको ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एक फार्मर्स के पास से जाता है, ठीक है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ पर फ्यूल है, डीजल है और पेट्रोल है, उसकी कॉस्ट महंगी हो गई है, ठीक है। और यहाँ अदर जो जैसे कि टोमेटो कैप्चर बनाने में क्या क्या लगेगा कि वहाँ पर जो स्पाइसेस हैं और जो वहाँ इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इनपुट कॉस्ट की यहाँ पर इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में, उसकी वजह से होता है इन्फ्लेशन, कौन सा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, मैंने सारा कुछ बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर ऑफ मनी नहीं, स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन नहीं, इरोजन ऑफ सेविंग्स एंड वेल्थ। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्यों हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब वहाँ पर कोई मनी जो है इरोड हो जाए, परचेज कैपेसिटी जो है, परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो लोगों की बहुत कम हो जाए। जैसे सेविंग जैसे कि एक इनकम है 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में 99 रुपीज़ जो है वो चला जाता है एक खाने के लिए ही, खाने में ही, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। लेकिन हेल्थ और जो एजुकेशन है वो भी तो है, तो उसके लिए पैसा नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो मनी को इरोड करता है, जैसे 1000% या फिर 100%, 1000%, 10,000%, ऐसे टर्म में चलता है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो इरोजन ऑफ सेविंग्स एंड वेल्थ, इंक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ मनी, टोटली रॉन्ग, ये हो गया। कौन सा, डिफ्लेशन, स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशन नहीं, डिक्रीज इन नॉमिनल वेजेस, ये भी नहीं होगा। डिक्रीज इन नॉमिनल वेजेस नहीं, जो होगा इंक्रीज मीन्स लोग के पास पैसा तो होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, जो कि लोगों के पास पैसा जो है हाथों में नहीं होगा, सेविंग्स नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म थ्रू विच मेथेन कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। मेथेन कंट्रीब्यूट्स करती है ग्लोबल वार्मिंग को मैकेनिज्म में, तो कौन सा प्राइमरी जो है कॉज है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो होगा ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द एटमॉस्फियर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ये देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एब्जॉर्ब कौन करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, CO2, ठीक है। लेकिन जो मेथेन है, मेथेन जो है वो एक हाई पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ठीक है। इसे एब्जॉर्ब करेगी, ट्रैप करेगी मेथेन को। एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक नहीं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, ये तो फ़ायदा करेगी ना मैकेनिज्म। जो अगर ट्रोपोस्फीयर की बात करें तब यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में बात करें तो, ठीक है। लेकिन यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में अगर ओजोन फॉर्म होती है तो ये जो है अच्छा है जो टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं रेमिट करता है इंफ्रारेड रेडिएशन, और ये जो है एब्जॉर्ब करती है मीथेन, इसे इंफ्रारेड रेडिएशन को, और इसे जो है टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ऐसे जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक शील्ड जैसे बन जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, जैसे बहुत सारी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह यहाँ पर ऊपर एटमॉस्फेयर में एक मीन्स की कलेक्ट हो जाते हैं, और यही जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं ये क्या करती हैं, यहाँ पे जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है इन्हें अट्रैक्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, और इससे क्या होगा, टेम्परेचर, ये फिर से यहाँ पर टेम्परेचर क्रिएट करेंगे, और बहुत हाई पोटेंशियल में टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिसी ब्रीफ, द पॉलिसी ब्रीफ स्टैंडर्ड्स ऑफ नेट जीरो आयरन एंड स्टील सेक्टर इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है बी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड फॉर नेट जीरो आयरन एंड स्टील सेक्टर इन इंडिया पब्लिश करती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ओके। और जो इंडिया, देखो इंडिया जो है इंटरनेशनल एनर्जी का मेंबर है या नहीं है, तो मेंबर नहीं है, इसने एसोसिएटेड मेंबर है, ठीक है, मेंबर ऑफ एसोसिएशन है, जो कि साइन किया था 2017 में, और 2023 अक्टूबर के महीने में यहाँ पर जो इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो एक पिटीशन डाली ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मिनिस्टर को कि हमें जो इंडिया है इसको भी मेंबर बनाया जाए, इसका इंटरनेशनल
एनर्जी एजेंसी का, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर जो ये पब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स फॉर नेट जीरो आयरन एंड स्टील सेक्टर इन इंडिया, ये किसके लिए होता है? ये होता है कि जो कोल यहाँ पर जब आयरन और स्टील प्रोड्यूस करते हैं तो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं? कोल को जला के, ठीक है। कोल जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, जो कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए हार्मफुल है। और ये COP28 में ये इनिशिएटिव लिया गया था कि कोल जो है उसे नेट जीरो एमिशंस के कैटेगरी में लाना है, ओके। और स्टील को जो है, स्टील को किसी ऐसे उस चीज़ जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, इसकी हेल्प से जैसे फ्यूल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके बारे में लिखा है, तो वो कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बताइए कौन सा करेक्ट है। गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन नोबल अवार्ड एंड द प्राइज वॉज अवार्डेड बाई गोल्डमैन सच फाउंडेशन। दिस इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। गोल्डमैन सच यहाँ पर नहीं करता है, जो गोल्डमैन इन्वायरमेंट फाउंडेशन यहाँ पर इस अवार्ड को देता है, ठीक है। और जो यहाँ पर देखो एक न्यूज़ थी कि छत्तीसगढ़ में एक जो वहाँ के एक्टिविस्ट थे, उन्होंने मोर नंबर लाख्स ऑफ जो फॉरेस्ट हैं उनको बचाया, सेव किया है, ओके। तो उनको यहाँ पर मिला है प्राइस, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइस, ठीक है। तो याद रखना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज एथाइलिन गैस अफेक्ट द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कैसे जो एथाइलिन गैस है वो अफेक्ट करती है पकने, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को राइप होने में, पकने में। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट एक्सेलरेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लीडिंग टू राइपनिंग। अब यहाँ पर जो एथाइलिन गैस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, और एक ये कलरलेस है, फ्लेमेबल है, लाइटर देन एयर है, ठीक है। जूम कर देता हूँ थोड़ा। और ये हाइड्रोकार्बन जो गैस है वे स्वेट होती है, मस्की ऑर्डर होती है, और केमिकल फार्मूला इसका है C2H4। ये सिंपलेस्ट एल्कीन होती है और सेकेंड सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एथाइलिन प्रमोट करती है फ्रूट राइपनिंग को बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर शुगर्स, ओके। पॉलीएथाइलिन इसी से बनाई जाती है, और ये एथाइलिन जो है, एथाइलिन गैस वाइडली यूज की जाता है क्योंकि पॉलीएथिलीन इसी से बनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, जो ये अशोक शुक्ला हैं, इन्हें मिला है ये गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़, ओके। और ये छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन में इन्होंने मोर देन 4 लाख एकड़ ऑफ फॉरेस्ट को बचाया था, छत्तीसगढ़ के हसदेव आर्यन रीजन में, ओके। और ये जो नोबल प्राइज ग्रीन नोबल है, इसे दिया जाता है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा, जो एक ग्रास रूट इन्वायरमेंटल लीडर्स वर्ल्ड वाइड में है। और इसका जो विनर रिसीव करता है, कितने प्राइस का है? $2 लाख, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस है इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद रेफरेंस टू द क्राइटेरियन फॉर डिक्लेयरिंग हीट वेव इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हीट वेव के कंटेस्ट में डिक्लेयर कैसे किया जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस एट लीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस, नॉट 400 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर प्लेन्स एंड एट लीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और मोर फॉर हिली रीजन्स। तो स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। द सेकेंड स्टेटमेंट है, द पीक मंथ ऑफ द हीट वेव ओवर इंडिया इज मे। तो ये करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है आई जो हमारी एक डिजास्टर मैनेजमेंट जो मीन्स की टेम्परेचर रिकॉर्ड करती है, IITM, इंडियन मेट्रोलॉजिकल क्या है सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट है, ये रिकॉर्ड करती है। इनके मान लीजिए डेजिग्नेटेड स्टेशंस हैं, जैसे ये स्टेशन है और ये स्टेशन है, इसके बीच अगर
टाइम से ज़्यादा, जैसे 1 या 2 दिन के बीच में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, तो इसे डिक्लेयर किया जाता है हीट वेव। मेजर इसे किया जाता है, जैसे मान लो कि ये हिली रीजन में है, तो इसके लिए 40 डिग्री, ओवर 40 डिग्री सेल्सियस जो है अगर होता है तो ये हिली एरियाज में, और नहीं ये प्लेन एरियाज में, और 30 डिग्री सेल्सियस होता है ये हिली रीजन में डिक्लेयर किया जाता है जब 2 स्टेशन के बीच में क्या हो, टेम्परेचर मोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंक्रीज हुआ हो। पीक मंथ ऑफ द हीट वेव ओवर इंडिया इज मे। देखो यहाँ पर जनरली इंडिया में पीक वेव कब होती है, यहाँ पर जो टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है वो मार्च से मई तक होता है। जनरली मई से, सॉरी नॉट मई, ये जून तक होता है, जून तक रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये जनरली या फिर हाइपोथेटिकली बोले तो मैक्सिमम रीच करता है जुलाई के महीने तक। ठीक है, लेकिन जो पीक में होता है मई में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ें, क्राइटेरिया क्या है डिक्लेयरिंग हीट वेव्स की, कि हीट वेव को कंसीडर किया जाता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर स्टेशन में एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस और प्लेन एरियाज में एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस इन हिली एरियाज में। ठीक है, और बेस्ड ऑन डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, ये है हीट वेव डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, 4.5 डिग्री सेल्सियस टू 6.4 डिग्री सेल्सियस हीट वेव का कंडीशन माना जाएगा डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल से डिपार्चर हो। सीवर हीट वेव डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस, और सीवर की कंडीशन में क्या होगा, मोर देन 47 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया क्या है, इफ़ अबव क्राइटेरिया मेट एटलीस्ट 2 स्टेशंस इन अ मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स। ठीक है, इनके स्टेशंस होते हैं सब डिवाइड होते हैं फॉर एटलीस्ट 2 कंजिक्यूटिव डेज, कम से कम 2 कंजिक्यूटिव, जैसे आज और कल ऐसे होते हैं, तो उन्हें जो है कंजिक्यूटिव डेज में अगर ये ऐसा कंडीशन बनता है तो ये डिक्लेयर किया जाएगा सेकेंड डे पर, जैसे कल डिक्लेयर किया जाएगा कि हीट वेव की कंडीशन जनरेट हो रही है यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा रवि वर्मा। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही इज ऑफन रिफर टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, तो स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है ही वॉज बॉर्न इन फ्रांस एंड लेटर मूव्ड टू इंडिया। क्या फ्रांस में बॉर्न हुए थे? नहीं, वो एक केरला के डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था वो मुझे याद नहीं, केरला में ही ये पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट है ही क्रिएटेड एन एपिक पेंटिंग शकुंतला सर्चिंग फॉर दुष्यंत, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, जो सेकेंड क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lists certain directive principles of state policy which are meant to be guiding principles for the enactment of laws but not directly enforceable in any court of law। करेक्ट है? यस, करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है if a law is made to give effect to DPSP directive principles of state policy in article 39B and 39C and in the process the law violates article 14, 19 or 31, then the law cannot be challenged by invoking the right to equality or rights under article 19। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आर्टिकल 31C was introduced by the Constitution 21st Amendment Act 1971 सॉरी, तो यहाँ ये भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन विल बी सी। तो देखो यहाँ पर जो है, जब मैं पॉलिटी का लेक्चर एक बनाऊंगा, ठीक है, एक नहीं काफ़ी लेक्चर बनाऊंगा, तो वहाँ पर आपको ये समझाऊंगा कि आपके 39C जो था 39B है वो ओवर रूल अगर ये करते हैं आर्टिकल 19, 31 और 19 के, आर्टिकल 14, 19 और आर्टिकल 31 के, तो ये जो है ये प्रिवेल क्यों करते हैं आर्टिकल 39B 39C, ये हम डिस्कस करेंगे जब वहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, या फिर जो शेड्यूल हमारा 9 है उसके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे से रिलेटेड होगा तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा आपको अधिक जानने के लिए आप यहाँ पर ये
एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए राजा रवि वर्मा के बारे में देख लीजिए कि इन्होंने ये केरला में यहाँ पर जन्म लिया था। ठीक है, केली मनूर डिस्ट्रिक्ट में। और इनका जो वर्क था जैसे कि सम ऑफ द इंक्लूड शकुंतला, वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट एंड हमसा दमयंती, यहाँ इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लीगल टर्म्स व्हाट डज द एक्सेल स्कल रेफर टू। एक्सेल स्कल क्या रेफर करता है कि a petitioner with a pre-existing medical condition that makes them more susceptible to harm। तो ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो है वो दिया कि जो एक्सेल स्कल है ये मीन्स कि ये पिटीशन जैसे यहाँ अभी को यहाँ पर जो 24 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रंट रनिंग इज ट्रू। फ्रंट रनिंग के बारे में क्या ट्रू है। तो फ्रंट रनिंग क्या है, कौन सा करेक्ट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फ्रंट रनिंग यहाँ पर ऑप्शन विल बी बी। फ्रंट रनिंग इज ए लेजिटिमेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वेयर अ ब्रोकर प्रायोरिटाइजेस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फॉर इट्स क्लाइंट्स अहेड ऑफ इट्स ऑन ट्रेड्स। तो ये जो है यप नहीं, इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा, ब्रोकर नहीं, ये ऑप्शन विल बी ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट रनिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है जहां ब्रोकर एग्जीक्यूट करता है ऑर्डर्स को। वो किससे ब्रोकर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करता है, यहाँ पहले पढ़ लें कि फ्रंट रनिंग इज एन इलीगल प्रैक्टिस वेयर अ ब्रोकर एग्जीक्यूट्स ऑर्डर्स ऑन अ सिक्योरिटी फॉर इट्स ऑन अकाउंट वाइल टेकिंग एडवांटेज ऑफ एडवांस नॉलेज ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स। देखो यहाँ ब्रोकर जो है ना, मान लो एक कंपनी है, कंपनी, क्लाइंट एंड ब्रोकर। ठीक है, कंपनी शेयर अपने लॉन्च किया। ठीक है, और यहाँ ब्रोकर किसके थ्रू, मान लो क्लाइंट है, क्लाइंट जो है शेयर्स जो है परचेज कर लिया बहुत सारे और उसको डेजिग्नेट किया ब्रोकर को। ब्रोकर क्या करेगा, कंपनी से सीधे जाके वहाँ पर प्राइस खरीद लेगा। ठीक है, क्लाइंट के ऑर्डर करने से पहले परचेज कर लेगा तो वहाँ पर प्राइस क्या होंगे, वहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि ये क्लाइंट जो है जो पहले खरीद रखा था उसके प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे और ये ले लेगा क्या, ये ले लेगा इससे, और यहाँ पर प्राइस जो होंगे अगर बढ़ जाएंगे तो इसे यहाँ पर सेल जैसे करेगा तो इसे प्राइस क्या होंगे, प्राइस बढ़ने की वजह से इसे क्या हो जाएगा, ब्रोकर को प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये चीज़ इलीगल है, यहाँ पर जो है सेबी कंट्रोल करती है इस चीज़ को। अब देखते हैं क्या है कंटेक्स्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को एक्सेल स्कल। जैसे यहाँ एक्सेल स्कल का क्या मतलब है कि थिन स्कल रूल इन सेम केसेस। जैसे यहाँ पर एक ज्योति देवी थी, वो प्रोलॉन्ग जो लंबे समय से पेन फील कर रही थी क्योंकि उनके जो उनके एब्डोमेन में सर्जरी हुई थी उनकी, तो वहाँ उनको पेन हुआ था क्योंकि नीडल थी वहाँ। ठीक है, नीडल वहाँ पर डाल दिया गया था, इस वजह से उन्हें पेन था और उन्होंने पिटीशन फाइल किया मीन्स हॉस्पिटल के अगेंस्ट कि यहाँ पर जो है इनको वल्नरेबिलिटी महसूस हो रही है। तो इसके कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो यहाँ पर अनाउंस किया कि 5 लाख का चार्ज वहाँ पर लगा दिया डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम द्वारा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम द्वारा। जैसे वहाँ का मेडिकल डिवाइसेस थी ना, तो मेडिकल डिवाइसेस क्या होंगे वहाँ पर वो एक जैसे कह सकते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस जो होंगी वो ऑथेंटिक नहीं होंगी। ठीक है, तो इसकी वजह से वहाँ पेन उनके हुआ, जो ज्योति देवी थी उनको पेन हुआ, इस वजह से जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने 5 लाख का उन्हें चार्ज लगा दिया। तो ये जो है इसी का ये कहते हैं कि जो एक्सेल स्कल है वो इसी के उसमें इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, जो इंजरीज हैं caused due to plaintiff even if the plaintiff's condition makes them more susceptible to harm than an average person। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने आपको समझा दिया, आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं दोबारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। थ्रोम्बोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन विद इन अ ब्लड वेसल। थ्रोम्बोसिस ये क्या करेक्ट है, थ्रोम्बोसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन विद इन अ ब्लड वेसल, तो करेक्ट हो जाएगा। थ्रोम्बोसिस ओनली अकर्स इन आर्टरीज
क्या आर्टरीज में ही केवल आकर होता है? नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थ्रोम्बोसिस इज ऑलवेज कॉज्ड बाय द फिजिकल इंजरी टू द ब्लड वेसल, नहीं, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा इसी से नहीं होता। आप जैसे मीन्स की थ्रोम्बोसिस कब कब हो सकता है, ब्लड क्लॉट जो है कब कब बन सकता है, जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ जो ब्लड प्रेशर रुक गया तो ब्लड क्लॉट जो है बन सकता है, ठीक है। आपकी जो इंजरीज हैं वो वहाँ से बन सकता है ब्लड क्लॉट। तो ये आंसर जो है पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा और सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, तो ऑप्शन विल बी ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टारपीडो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, टारपीडोज आर प्राइमरली यूज्ड इन एरियल कॉम्बैट, करेक्ट है? नहीं, ये प्राइमरली कह रहा है, प्राइमरली ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था। तो यहाँ वारफेयर जो कम्बाट एरिया है, वारफेयर कम्बाट एरिया में ये प्राइमरली यूज किया जाता है टारपीडोज कैन ओनली ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, नहीं, ये भी गलत होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही हमेशा नहीं, इसमें अदर लाइन में भी इसे यूज किया जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। टारपीडोज आर प्रोपेल्ड बाय अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी एंड कंबसन इंजन्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन विल बी ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं आप, मैंने ये सारी चीज़ें समझा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अंटार्कटिक ट्रीटी, स्टेटमेंट फर्स्ट है, अंटार्कटिक ट्रीटी वाज साइंड इन 1972 टू एलोकेट टेरिटोरियल क्लेम्स अमंग नेशंस सराउंडिंग अंटार्कटिका, करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। तो क्योंकि अंटार्कटिक ट्रीटी साइन किया गया था 1959 में टू एलोकेट टेरिटोरियल क्लेम के लिए यूज़ किया गया था, नहीं, अंटार्कटिक ट्रीटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि इसकी जो इन्वायरमेंट है, इसका जो यहाँ की ब्यूटी है उसे बनाए रखना है, ठीक है, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बिल्कुल यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, द अंटार्कटिक ट्रीटी प्रोहिबिट्स मिलिट्री एक्टिविटीज़ एंड मिनरल माइनिंग ऑन द कॉन्टिनेंट, तो करेक्ट ऑप्शन। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट, ऑप्शन विल बी सेकेंड, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पर इसके ट्रीटी को जो इंडिया ने इसको साइन किया है और इसकी रेस्पेक्ट की है, ठीक है, जो कि यहाँ पर इंडिया के जो स्टेशंस हैं कौन कौन से हैं, भारती और मैत्री, ठीक है, भारती और मैत्री जो है ऑपरेशन में, और जो एक नॉन ऑपरेशन स्टेशन है उसका नाम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है। आपको याद है ना? याद है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, नहीं याद है तो सर्च करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री बाय टोटल एरिया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो लार्जेस्ट बाय एरिया है, टोटल एरिया, यस, इंडोनेशिया इज द मोर देन 5000 आइलैंड मिल के बनाते हैं इंडोनेशिया को, तो बहुत लार्ज एरिया में आइलैंड में ये बसा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया इज मनीला, कैपिटल सिटी क्या है, मनीला नहीं है, मनीला नहीं, जकार्ता है, जो कि अभी जो है एक अपनी कैपिटल चेंज करने की बात कर रहा है कि हम अपनी कैपिटल चेंज करेंगे जकार्ता से एक अदर जो बोर्नियो के पास है, बोर्नियो में है, ठीक है। माउंट फ्यूजी एन आइकॉनिक वोल्केनो इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया, माउंट फ्यूजी क्या इंडोनेशिया में है? नहीं, ये माउंट फ्यूजी इन जापान का फ्यूजियामा बोलते हैं ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन विल बी ए, इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री बाय टोटल एरिया, ठीक है। और यहाँ का जो इंडोनेशिया के टर्म में देखें तो जैसे नूसंतारा, यहाँ कैपिटल इंडोनेशिया चाहता है कि हम नूसंतारा को कैपिटल बनाएंगे, ठीक है, जो बोर्नियो में है, और जो जकार्ता है अप्रॉक्सीमेटली इसका कितना डिस्टेंस में 870 माइल्स, और यहाँ माउंट फ्यूजी जो है जापान का जो वोल्केनो है, ठीक है। और इंडोनेशिया की बात करें तो माउंट ब्रोमो एंड माउंट क्राकाटाउ यहाँ के ये जो है इसके वोल्केनो है, ठीक है। अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा हो सकता है, ओके, यह क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च इज एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रखा है, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च is responsible for administering the Indian Antarctic Program and maintains the Indian government's Antarctic research stations Bharati and Maitri। क्या ये करेक्ट है? यस, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यह मैत्री और भारती दो स्टेशन हैं जो ऑपरेशन में है। थर्ड जो है आपको याद हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट। यहाँ पर कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च अभी जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया जो है लीड करेगा यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, कि वो जो है और ज़्यादा वहाँ पर रिसर्च करे और ज़्यादा अपने डेलीगेट्स को भेजे। और यहाँ पर अभी जो अमेंडमेंट हुआ था अंटार्कटिक के बारे में, ठीक है, तो ये इसलिए ये न्यूज़ में था। थर्ड क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट mRNA वैक्सीन्स आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन है कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो जो mRNA वैक्सीन है ये इंट्रोड्यूस करते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है a small piece of the virus genetic material into the body which prompts the immune system to produce antibodies। ठीक है, ये यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का फॉर्म के रूप लेता है, फॉर्म में होता है। ठीक है, जो यहाँ पर ये देख सकते हैं नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन है जो कि गोवा वास्को द गामा इसको मतलब सिचुएटेड है यहाँ पर हेडक्वार्टर इंस्टीट्यूशन। एस्ट्राजेनेका ने जो कोविड-19 अभी वैक्सीन को डेजिग्नेट किया कि यहाँ पर जो है जो हमारा कोविशील्ड है उसके वजह से क्या है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम पैदा हो रहा, थ्रोम्बोसिस जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने एस्ट्राजेनेका ने ये रिवील किया है। और देखिए यहाँ पर जो mRNA वैक्सीन होती है वो एक स्मॉल पीस ऑफ द वायरस जेनेटिक मटेरियल होता है जो सेल में इंडल्ज होता है। ठीक है, और यह जो है एक बार अगर इनसाइड चला गया, सेल के अंदर चला गया, तो क्या करता है कि जो यहाँ पर इसके सरफेस में है ना, सरफेस पे प्रोटीन जनरेट करता है और ये प्रोटीन ये इंडिकेट करता है कि जो एंटीबॉडी बनाए और इसे जो वायरस को यहाँ पर ख़त्म करे। ठीक है, एंटीबॉडीज़ जो हैं अगेंस्ट किसके हो, वायरस के अगेंस्ट हो, तो ये वायरस को ख़त्म कर सके या वायरस को रिमूव कर सके, ये चीज़ ये कंटेक्स्ट में दिया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। स्टेटमेंट फर्स्ट है, बताइए कौन सा करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स जो आर करेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रखा है। ठीक है, देखो इससे फ़ायदा होता है कि यहाँ पर इनकरेक्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग इज अ फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट मैंडेट्स द टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू रिपोर्ट देयर परफॉर्मेंस ऑन वेरियस इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस आस्पेक्ट्स। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट ये भी है। दिस फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनल गाइडलाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, और यहाँ इनकरेक्ट पूछ रखा है तो तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन विल बी डी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो यहाँ पर सेबी है, सेबी रेगुलेट करती है और इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उसे टैकल करने के लिए सेबी ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अभी देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेड फायर आर्म्स। रेड स्टेटमेंट फर्स्ट है और यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। रेड फायर आर्म्स मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम साउथ अमेरिका। क्या साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट होती है, तो करेक्ट। देयर पेनफुल स्टिंग्स कैन कॉज एलर्जीज एंड इवन फाटल एनाफिलेक्टिक शॉक। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। दे आर इन्वेसिव स्पीसीज, यस दे आर ऑल्सो इन्वेसिव स्पीसीज।
दैट आर रैंक्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट स्पीसीज टू कम्बाट। यहाँ पर जो है कम्बाट करने के लिए से बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है और ये कॉस्ट भी बहुत लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ एक थ्रेट है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा और ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन विल बी सी। तो यहाँ साउथ अमेरिका की है। ठीक है, आंट जो है एंडेमिक साउथ अमेरिका की है और पेनफुल स्टिंग्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और वर्ल्ड की कॉस्टलीस्ट जो स्पीसीज है वो कम्बाट करने में यहाँ पर कॉस्ट लगती है और इनवेसिव स्पीसीज है। ठीक है, याद रखिएगा। 32 क्वेश्चन यहाँ ये है कि जैसे ये जो IIC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और यूनिसेफ है वो जॉइंटली ऑर्गेनाइज किए हैं कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को, जो कि ये किसके कोलाबोरेशन से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, और यहाँ पर जो है सेबी वाइज इंट्रोड्यूस किया है। लिस्टेड कंपनीज कितनी है? 1000 लिस्टेड कंपनीज। ये यहाँ पर जो है आंट है। ठीक है, फायर आंट, ये याद रखिएगा। और ये एंडेमिक कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो स्टेटमेंट कौन सा? स्टेटमेंट फर्स्ट है, रिवर्स फॉल्ट इज अ जियोलॉजिकल फिनोमेना दैट कैन लीड टू अर्थक्वेक। रिवर्स फॉल्ट इज अ जियोलॉजिकल फिनोमेना। यस, करेक्ट। The Atlas Mountains are actively rising due to convergence of two large tectonic plates. तो करेक्ट है, यस। Morocco is situated in an area where the Eurasian and African tectonic plates converge. यस, ये भी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर क्या है कि रिवर्स फॉल्ट इज ए जियोलॉजिकल फिनोमेना दैट कैन लीड टू अर्थक्वेक। यस, कोई भी अगर टेक्टोनिक्स प्लेट टेक्टोनिक्स होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट है। ठीक है, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन होंगे, इरप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं वर्ल्ड में किसी भी रीजन में, तो वो है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। एटलस माउंटेन्स आर एक्टिवली राइजिंग। एटलस माउंटेन्स कहाँ है? यहाँ पर जो वेस्टर्न, जो जैसे वेस्टर्न सहारा है और मोरक्को का रीजन है, यहाँ पर एटलस माउंटेन है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर एटलस माउंटेन है। ठीक है, मोरक्को और वेस्टर्न सहारा कंट्री में ये फैला हुआ है, इतना बहुत बड़ा मीन्स लॉन्ग इसकी जो रेंजेस हैं। ठीक है, मोरक्को सिचुएटेड कहाँ है? मोरक्को सिचुएटेड है कहाँ पर? यहाँ पर देखो, ये है मोरक्को सिचुएटेड है जो यूरेशियन और अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट। यूरेशियन, यहाँ पर यूरेशियन है और यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट, इसके बीच में मोरक्को मीन्स यहाँ पर इनके बीच में सिचुएटेड है। और यहाँ पर भी बनता है क्या? रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली नहीं, यहाँ पर रिजेस बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है दो, जब इसका एक का सबडक्शन होगा, एक का राइजिंग होगा, तो सबडक्शन जोन में क्या बनता है? रिज। यहाँ पर रिज फॉर्मेशन होता है। ये याद रखिए, ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिज जो है, जैसे ट्रेंच वगैरह, ट्रेंच भी कह सकते हैं, यहाँ पर ट्रेंच बनता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पोर्टल टू गाइड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन देयर कैपेसिटी बिल्डिंग। अभी जो है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पर ये है कैपेसिटी बिल्डिंग है, नीति आयोग ने इसे इंट्रोड्यूस किया है कि यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट हैं वो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए इस चीज़ को, इस पोर्टल में अपने जो है या इस प्लेटफॉर्म में पार्टनरशिप जो है बन सकते हैं, और कोई भी स्टेक होल्डर्स है वो नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, मोरक्को के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर नेचुरल प्रोटीन्स दैट मिमिक द बिहेवियर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर डिजाइंड टू टारगेट सर्टेन एंटीजन्स। क्या ऐसा है? तो यस, ये भी करेक्ट है। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द वायरसेस दैट कॉज डिसीजेस इन ह्यूमंस। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। यहाँ पर मोनो मीन्स सिंगल और क्लोन मीन्स क्लोन, जो भाई चीज़ें होती हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, उसके लिए तो नेचुरल प्रोटीन है जो मिमिक करती है बिहेवियर को एंटीबॉडीज़ की। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक पूछा है डी ग्लोबलाइजेशन का, ये चीज़ याद रखिए टर्म को, ठीक है। इनकरेक्ट पूछ रखा है, कौन सा हो जाएगा? एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी इंटीग्रेशन। देखो एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन कह रहा है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीमेंट करेगा, नहीं, ये एक्सपैंड नहीं डिक्रीज करेगा, क्योंकि डी ग्लोबलाइजेशन डिक्रीज करेगा इंटरनेशनल इकोनॉमी को, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को। सेकेंड ऑप्शन है मेक ग्लोबलाइजेशन मोर इंक्लूसिव। क्या मोर इंक्लूसिव करेगा? नहीं, ये जो है अगर डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है मतलब ग्लोबलाइजेशन को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सटर्नल जो मार्केट है वो यहाँ पर डिक्रीज होगा। जो स्टेटमेंट थर्ड है, प्रमोट ट्रेड एज ए सोल्यूशन टू चैलेंजेस लाइक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट चेंज। क्या ऐसा चैलेंजेस को ये टैकल करेगा? सोल्यूशन है? नहीं, ये भी सोल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन विल बी कौन हो जाएगा? डी। या फिर इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन विल बी सी। यहाँ पर डी नहीं होगा, ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन। इनकरेक्ट पूछ रखा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर जो पहला जो स्टेटमेंट था, ओनली वन स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ठीक है। या अच्छा सॉरी इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यहाँ पर जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स आर ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द वायरस दैट कॉज डिसीजेस इन वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट नहीं है, ये चीज़ गलत है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर डिजाइन टू टारगेट सर्टेन एंटीजन्स, तो ये भी यहाँ पर ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं करेक्ट है क्योंकि नेचुरल प्रोटीन, अच्छा मोनोक्लोनल, सॉरी यहाँ पर मोनोक्लोनल जो है ना ये नहीं है, मोनोक्लोनल जो है वो नेचुरल नहीं है, ह्यूमन मेड प्रोटीन्स है, ये याद रखिएगा, ठीक है, मैं भी भूल गया था। तो मोनोक्लोनल जो है वो बनाई जाती है ह्यूमन मेड वैक्सीन, ह्यूमन मेड प्रोटीन्स है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। कुछ दिया है ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन और रीग्लोबलाइजेशन। रीग्लोबलाइजेशन वो होता है कि जो गोल होता है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है और जो इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, ठीक है। इंटरनेशनल और जो नेशनल और इंटरनेशनल के बीच जो पार्टिसिपेशन है ट्रेड के कंटेक्स्ट में उसे बढ़ाना है, कोलाबोरेशन करना है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मोनोक्लोनल के बारे में और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में ये चीज़ यहाँ पर दिया है, ये लेबोरेटरी मेथड प्रोटीन बनती है मोनोक्लोनल, ठीक है, नेचुरल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। फर्स्ट स्टेटमेंट है और करेक्ट बताना है, ठीक है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान एम्स टू एड्रेस रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इन कूलिंग सिस्टम। तो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या कह रहा है कि यहाँ जो रेफ्रिजरेंट, ये क्वेश्चन हम कल भी ऐसे ही डिस्कस किए रहते। तो देखो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका एम ही है कि जो रिप्रेजेंट ट्रांजिशन है उसे जो है दूसरे फॉर्म में लाना है, ठीक है। कि जो जैसे एसी हैं या फिर फ्रिज हैं तो इनको जो है इनका कोई एक सोल्यूशन ढूंढना है जिससे इनका यूज़ जो है कम हो सके। सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड स्टेटमेंट है, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये किया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, ये याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कमेमोरेट द साइनिंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या कहता है कि ओजोन डिप्लीशन को, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस जो हैं उन्हें रिड्यूस करना है या फिर इनकरेज करना है, ठीक है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को क्या करना है? रिड्यूस करना है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ओके। और थर्ड स्टेटमेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इट्स अमेंडमेंट्स आर सक्सेसफुल इन एलिमिनेटिंग अप टू 99% ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो क्या करेक्ट है? यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स समटाइम्स रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर्स ऑब्जर्व ग्लोबली कैन बी ड्यू टू अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शंस। क्या ऐसा है? तो यस, वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं हाई टेम्परेचर के रिकॉर्ड करने में, ऑब्जर्व करने में कि हाँ हाई टेम्परेचर होते हैं, प्रोड्यूस हो सकता है अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन से। स्टेटमेंट सेकेंड है, मोस्ट वॉल्केनिक इरप्शंस रिलीज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ
यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इनकरेक्ट पूछ रखा है। मोस्ट वोल्केनिक इरप्शंस रिलीज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर which is a natural greenhouse gas that traps heat। यहाँ पर करें मोस्ट वोल्केनिक इरप्शंस रिलीज करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो मोस्ट वोल्केनिक इरप्शंस क्या करते हैं, वो रिड्यूस भी करते हैं, मीन्स कूलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर यही नहीं कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक सल्फर डाइऑक्साइड को या फिर वाटर वेपर को प्रोवाइड नहीं करते हैं। Tonga Island is part of a volcanic arc formed due to the subduction of the Pacific Plate under the Indo-Australian Plate। तो ये करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मोस्ट वोल्केनिक इरप्शन जो हैं वो यहाँ पर रिलीज करेंगे क्या, यहाँ पर क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ टेम्परेचर कूल भी करते हैं मोस्ट और वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है। जो मीन्स कि यहाँ पर जैसे कि इरप्शन हुआ, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो ऊपर जो है ये डस्ट पार्टिकल जो हैं छा जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, गैसेस और डस्ट पार्टिकल। तो यहाँ से कूलिंग जो है वो जो हीट आएगी, रेडिएशन आएगा सन से, वो यहाँ पर इंटर नहीं कर पाएगा अर्थ में। तो अर्थ में इंटर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आइसी जो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी, ठीक है, जब टेम्परेचर यहाँ पर नहीं आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए, ये इसका ये सरकम पैसिफिक बेल्ट है ये चीज़, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट मौसम एक इनिशिएटिव है जो लीड करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट किया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। तो करेक्ट है, यस करेक्ट है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करता है मौसम पैटर्न को और मैरीटाइम लैंडस्केप्स को इन द इंडियन ओशन रीजन, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, इट एम्स टू शोकेस अ ट्रांसनेशनल मिक्स्ड रूट ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यस, इसका प्रमोट है ये इंडियन ओशन की तरफ, अगर ये मीन्स कि इसका कल्चर बढ़ेगा और ये प्रमोट करता है प्रोजेक्ट मौसम, ये कल्चर बढ़ेगा और जो है इंडियन ओशन में रीच होगी, तो ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ये चीज़ ट्रांसनेशनल मिक्स्ड रूट जो है वो शो केस करेगा, इसका ये पर्पज़ है। तो ऑप्शन विल बी सी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निपा वायरस इन्फेक्शन। निपा वायरस इन्फेक्शन के रिगार्डिंग है, तो कौन सा करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, निपा इज अ जूनोटिक डिसीज प्राइमरली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू इन्फेक्टेड एनिमल्स पर्टिकुलरली बैट्स। तो करेक्ट है, यस, पर्टिकुलरली बैट, जो जैसे आप पढ़े होंगे ना कि इजिप्टियाकस समथिंग ऐसा कुछ नाम है, इजिप्टोबैक्टर है, इजिप्टियाकस जो होता है ना, बैट्स का नाम है, ठीक है, साइंटिफिक नेम। सेकेंड ऑप्शन है, इट इज़ नॉट वेरी लीथल। लीथल का क्या मतलब है, डेथ, मीन्स कि जो 40% से 75% के बीच जो मोर्टालिटी रेट होती है वो लीथल के फॉर्म में होती है, ठीक है, कि उसकी जो है मृत्यु, उसकी डेथ जो है बहुत जल्दी हो जाती है। इट इज़ नॉट वेरी लीथल विद मोर्टालिटी रेट्स बीइंग लेस देन 5%। नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर मोर्टालिटी रेट निपा वायरस से ये कहते हैं कि निपा वायरस जो है नेक्स्ट पैंडेमिक ऑफ द वर्ल्ड होगा, ठीक है, लेकिन लेस होगा किससे, मोर्टालिटी रेट किससे कम होगी, वो कोविड-19 से कम होगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। द वायरस डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड। क्लियर कर दिखा रहा है कि डज नॉट कंटामिनेटेड फूड के कंपोनेंट से, कंजम्पशन से ट्रांसमिट नहीं हो सकता, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन विल बी ए हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ रॉकेट फ्यूल, cooling equipment, construction of buildings, how many of the above are the use of water ice found in substantial amounts on the moon। कौन सा यूज होगा मून में, ठीक है, ये चीज़ बता रहा है कि जो वाटर आइस का यूज है वो मून में एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑन मून पर कैसे यूज किया जाता है, जब अगर ये पाया गया है वाटर आइस
पाया गया है मून में, तो इसका कैसे किस किस में यूज किया जा सकता है? तो प्रोडक्शन ऑफ रॉकेट फ्यूल, हाँ यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये H2O है, इसमें ब्रेक होता है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। किसके किसके हेल्प से? जो ये होता है ना कि कैटलिस्ट नहीं, जो इसकी टेक्नोलॉजी होती है जो होती है, क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रोलिसिस, उसके ऐसे होते हैं ना कि इलेक्ट्रोलाइजर, सॉरी, जो H2O है उसे कैसे ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पर वो कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मीन्स ब्रेक कर सकते हैं। और हाइड्रोजन जो फ्यूल है, ग्रीन हाइड्रोजन, ये यहाँ पर रॉकेट फ्यूल के रूप में काम कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। कूलिंग इक्विपमेंट मीन्स जैसे आइस है, तो आइस क्या होंगे? वहाँ पर कूलिंग का काम करते हैं ऑलरेडी, वहाँ पर क्या कर सकते हैं? कूलिंग इक्विपमेंट के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब क्या है कि जैसे वहाँ की मून के जो सरफेस जो सॉइल है, सॉइल को किससे मिला सकते हैं? यहाँ जो वाटर आइस है, इससे मिला के यहाँ पर बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है वाटर, ठीक है। तो वाटर आइस को यहाँ बाइंडिंग मटेरियल के काम में आता है, तो इसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन विल बी सी। मैंने इसे सारे स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मून ऑर्बिट्स द अर्थ रफली वंस अ मंथ, करेक्ट है? यस, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Antares is the brightest star in the constellation of Scorpius. Antares एक ब्राइटेस्ट स्टार है जो स्कॉर्पियस के कॉन्स्टेलेशन में, यस करेक्ट है। द टर्म occultation in astronomy describes the increase in light wavelengths emitted by an object as it moves away from the viewer। तो यहाँ पर occultation का जो टर्म है, ये चीज़ नहीं डिफाइन करता है, ये क्या करता है? मूव्स अवे कह रहा है कि नहीं, ये कमिंग फ्रॉम द व्यूअर, ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो 1 हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिंबल लोडिंग यूनिट इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सिंबल लोडिंग यूनिट का कंटेस्ट में बात कर रहा है कि इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, करेक्ट ऑप्शन पूछा है, बताइए कौन सा है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है कि सिंबल लोडिंग यूनिट इज़ ओनली यूज्ड टू अपलोड द सिंबल्स ऑफ कैंडिडेट्स। क्या सिंबल लोडिंग यूनिट जो है वो केवल और केवल सिंबल को अपलोड करता है कैंडिडेट के? नहीं, नेम्स को भी अपलोड करता है, ठीक है, कैंडिडेट के नेम्स को भी अपलोड करता है, ना कि यहाँ पर ओनली सिंबल को। तो यहाँ ऑप्शन ए जो 1 हो जाएगा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? ऑप्टिकल स्कैनर इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द EVM सिस्टम वेयर सिंबल लोडिंग यूनिट आर यूज्ड। तो यहाँ जो ये है ना, जो ऑप्टिकल स्कैनर, इसका पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है EVM का, ये एक सेपरेट पार्ट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड है, एज पर अ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सिंबल लोडिंग यूनिट्स must be sealed and stored in a container kept in a strong room with EVMs for at least 45 days after the declaration of election results, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए EVM और VVPAT के बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है। VVPAT जो EVM होता है, EVM एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसमें कि मेंबर जो है, कैंडिडेट जो है, वोटर जो है वो वोटिंग करते हैं, और यहाँ पर एक 7 सेकंड के लिए वहाँ पर जो एक स्लिप आती है वो कहाँ शो करती है? VVPAT में, जो वोटर वेरीफाइड पेपर और ट्रेल होती है, मशीन होती है, वहाँ पर शो करती है, ठीक है। तो ये जो है EVM और जो VVPAT है, ये यहाँ पर इलेक्शन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो EVM है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से असेंबली में और लोकसभा इलेक्शन में कहाँ पर पहली बार मीन्स की यूज़ की गई थी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको याद हो। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वार्क्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट मेक अप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों क्या है? क्वार्क मिलके दोनों
क्वार्क बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा है, करेक्ट आंसर। क्वार्क्स हैव द कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके? नहीं, वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है और उसकी वजह से जो है बाइंडिंग रहते हैं। इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि ये एग्जिस्ट कर सके इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो होगा वो ऑप्शन स्टेटमेंट जो सेकंड होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 ओनली। यहाँ पर जो फोर्स होते हैं, जो 4 टाइप के फोर्स होते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक वीक न्यूक्लियर, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वो किसके बीच में लगते हैं, ये मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है, और 2 न्यूक्लियर फोर्स, मान लो एक मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। 3 हो गए, एक चौथा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, चौथा कौन सा जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स वो कौन सा है, ठीक है। आप यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है ये भी पढ़ सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन इकोनॉमिक्स द टर्म इकोनॉमिक पाई जनरली रिफर्स टू। तो इकोनॉमिक पाई क्या है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये है द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ अवेलेबल इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी बी, ओके। ऑप्शन ए क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम अलोकेटेड टू ईच इंडस्ट्री। नहीं, ये चीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करते। इकोनॉमिक पाई क्या होता है अभी वो डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट, नहीं ये भी नहीं है। डिवीजन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ये भी नहीं है। 42 देखते हैं, अभी इकोनॉमिक पाई को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन 2023 इंडियाज शेयर इन ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट रोज मोर देन इट्स शेयर इन द ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट। क्या कह रहा है कि ग्लोबल गुड्स एक्सपोर्ट जो है, इतना गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं कि वो एक जो एक्सपोर्ट होता है सर्विसेज में उनसे ज़्यादा है। नहीं, यहाँ पर गुड्स जो होते हैं, हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा होता है, मोर देन 54% यहाँ पर होता है। और मोर देन, ये अगर ट्रेड की बात करें तो एक्सपोर्ट जो होता है मोर देन 75% जो होता है वो यहाँ से सर्विस जाती है, ठीक है। गुड्स बहुत कम जाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, जीडीपी का। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, द ग्रोथ इन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इन इंडिया हैव एक्टेड एज अ बफर अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स सच एज अ हाई ऑयल प्राइसेस। हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से यहाँ पर जो बफर स्टॉक है, बफर है, वो इंडिया और इंटरनेशनल जो ट्रेड है, सर्विसेज ट्रेड, जैसे सर्विसेज ट्रेड अगर इंडिया से नहीं जाएंगी तो वर्ल्ड में एक बफर बनाएगा। क्योंकि इंडियन सर्विसेज, जैसे आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर एक हब है वर्ल्ड का, इंडिया जैसे बेंगलुरु है ना, जैसे सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट, ठीक है, बेंगलुरु है। तो यहाँ पर जो है इसको बफर की तरह काम करता है। अगर यहाँ पर सर्विस एक्सपोर्ट्स में जो ग्रोथ हुई उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक होता है हाई ऑयल प्राइसेस। हाई ऑयल प्राइसेस में अगर हाई ऑयल प्राइसेस होगा तो यहाँ पर जो है सर्विसेज भी महंगी होंगी, और सर्विसेज महंगी होंगी तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर इकोनॉमिक पाई जो होता है ये यूज किया जाता है एक मेटाफर के टर्म में, जो रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट वेल्थ या फिर रिसोर्सेज इन अ कंट्री और इकॉनमी, ठीक है। तो एग्रीगेट वेल्थ जो होती है, टोटल वेल्थ जो होती है, इकोनॉमिक पाई एक मेटाफर है यूज टू रिप्रेजेंट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द साइज ऑफ द होल इकोनॉमिक केक टू बी डिवाइडेड, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ पढ़ सकते हैं कि कितना इन्फ्लेशन है, कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट है, जो फ्यूल प्राइसेस हैं कितना बढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग। कोरल ब्लीचिंग, इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स, ड्रॉट इन इंडिया, विच ऑफ द अबव विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वार्मिंग इंडियन ओशन। वार्मिंग इंडियन ओशन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन विल बी डी। तो बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग आप समझ रहे होंगे, कोरल क्या होता है, कोरल जैसे होता है पॉलिप और जूजांतले। ये मान लीजिए पॉलिप है, जूजांतले क्या है, एक छोटा मतलब टाइनी पार्ट है, टाइनी जो
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। और इसे जब छोड़ के चला जाता है पॉलिप्स को, तो यहाँ पर ये क्या होता है, सफ़ेद होने लगती है, कलरफुल होती है, ये फिर सफ़ेद होने लगती है। इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। तो ये होता है कोरल ब्लीचिंग। इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साइक्लोन, वो जानते हैं साइक्लोन के इंक्रीमेंट होते हैं। ड्रॉट इन इंडिया, इंडिया में ड्रॉट देखने को मिलता है जब ये ग्लोबल वार्मिंग या फिर वार्मिंग इंडियन ओशन में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू कोल्डर वेदर एंड मोर स्नो। क्या ऐसा है? ग्लोबल वार्मिंग लीड करता है कोल्डर। यहाँ पर अगर ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पर जो है इसकी शील्ड बनी है, और यहाँ पर जो है ये गैसेस हैं, ठीक है, ऊपर गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, और यहाँ से शॉर्ट वेव रेडिएशन आ रहा है, यहाँ से लॉन्ग वेव रेडिएशन ऊपर कर रहा है। ये गैसेज ऑब्जर्व कर रही है लॉन्ग वेव रेडिएशन को। तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा या बढ़ेगा? तो इंक्रीज होगा, ना कि घटेगा। यहाँ पर कूलिंग नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। क्लाइमेट चेंज कैन इंक्रीज द प्रिवलेंस ऑफ वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो वेक्टर बॉर्न डिसीज में रोल प्ले कौन करता है? क्लाइमेट चेंज प्ले करता है, यस। तो कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं कम बारिश, तो यहाँ से जो एयर बॉर्न डिसीज़ हैं, वेरियस कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, यहाँ से प्रोड्यूस होती है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो ऑप्शन विल बी बी, सेकेंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ द ऑकूस एग्रीमेंट। इसका आंसर क्या है? वेरी इजी, प्रोविजन ऑफ द न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ऑकूस का क्या मतलब है? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इन तीनों की कॉम्बिनेशन है, जो कि इनका तीनों का क्या है कि एक अलायंस है कि यूके और यूएस बनाएगा न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स रवांडा टू द वेस्ट। रवांडा को कौन बॉर्डर करता है वेस्ट से? तो ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है स्टडी जियोग्राफी, ठीक है। ये है यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। ये यहाँ पर रवांडा है, जो आप पिन पॉइंट में देख रहे होंगे मैप का, ठीक है। इसके नीचे है कौन सा? बुरुंडी, ठीक है, बुरुंडी। इसके जो ऊपर है उसका नाम है युगांडा, ठीक है। इसके जो लेफ्ट साइड है यहाँ है तंजानिया। इसके जो ये साइड टच नहीं करती है केन्या को, ठीक है। ये यहाँ पर केन्या को टच नहीं करती, यहाँ तंजानिया को टच करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेज ब्लड फ्लो। यहाँ पर प्रीवियस ईयर में 2024 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड था यहाँ पर ऑप्शन। नाइट्रिक ऑक्साइड हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसको डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स। ग्राउंड नट्स, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन, हाउ मेनी अबव बिलोंग टू द पी फैमिली। पी फैमिली में कौन बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन विल बी ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। क्या है? ऑप्शन विल बी सी, सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में देख सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल सिंथेसाइड है ह्यूमन बॉडी में, जो प्ले करती है क्रूशियल रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। वन ऑफ इट्स फंक्शन कौन सा है? वैसोलिडेशन। वैसोलिडेशन का क्या मतलब है कि ये रिलैक्स करता है इनर मसल्स को ऑफ द ब्लड वेसल्स के। इनर मसल्स जितनी भी होती हैं ब्लड वेसल्स की, उनको रिलैक्स करता है, ठंडा करता है, ठीक है। वहाँ पर ब्लड जो सर्कुलेशन होता है वो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है। causing them to widen and increase blood flow. This is essential for regulating blood pressure and ensuring proper circulation, ठीक है। यहाँ पर जो ग्राउंड जैसे वो प्लांट्स, पी प्लांट्स के टर्म में पूछेगा कि पी प्लांट्स कौन कौन से हैं, तो ऑल 3 प्लांट्स ग्राउंड नट, हॉर्स ग्राम एंड सोयाबीन बिलोंग टू द पी फैमिली, ऑल्सो नोन एज फाबासी और लेगुमिनस। देखो लेगुमिनस हमने डिस्कस कर लिया था, ये भी कब आया था? 2024 का, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो इतना इजी है, आप इसी तरीके से इन्हें कर सकते हैं, लेकिन आपको सोचने समझने के थोड़ा सा टाइम चाहिए, और यही बेस बनाएगा आपका प्रीलिम्स का, जो आने वाली 2025 में प्रीलिम्स होगा, यही बेस बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो आप जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
ग्राउंडनट यहाँ बिलोंग टू फबासी फैमिली। हॉर्स ग्राम बिलोंग करती है ये फबासी फैमिली, ये भी ठीक है। फबासी फैमिली मीन्स पी प्लांट को, ये चीज़ याद रखिएगा। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग: कराबिन, बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स, वास्प। पैरासिटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स पाई जाती है? तो ऑप्शन विल बी बी। तो ये जो है यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है, ठीक है। तो ये जो है जैसे ये कबाब, बीटल, फ्लाइज, वाप्स, ये हैं पैरासिटोइड। ये एक पैरासिटोइड जो होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है जो स्पेंड करता है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को इसकी लाइफ में, इसके लाइफ के जो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को में स्पेंड करता है, जो अटैच करता है या फिर अटैच होता है और विद इन अ सिंगल होस्ट ऑर्गेनिज्म इन रिलेशनशिप दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द होस्ट डेथ, ठीक है। ये चीज़ है। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है? लाइफ साइकिल, जो दे टिपिकली ले देयर एग्स ऑन और इन द होस्ट में अपने अंडे को देता है, ठीक है। वंस द एग्स हैच, एक बार एग्स को दे दिया तो द लार्वा फीड ऑन द होस्ट टिश्यूज़, तो लार्वा जो है फीड करता है होस्ट के टिश्यूज़ को, लीडिंग टू द होस्ट डेथ, जो लीड करता है होस्ट की उस समय मृत्यु हो जाती है। जैसे लार्वा है, लार्वा कैसे खा लेता है होस्ट के टिश्यूज़ को, तो यहाँ पर जो होस्ट है जिसके ऊपर अंडे दिया था, एग दिया था, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। होस्ट डिपेंडेंसी, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट। ये जो लार्वा है ये हाईली डिपेंडेंट होते हैं किस पर? होस्ट पर, फॉर डेवलपमेंट के लिए। द होस्ट इज यूजुअली अ स्पेसिफिक स्पीसीज और ग्रुप ऑफ स्पीसीज। होस्ट डेथ, होस्ट यूजुअली डाई, मर जाता है एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द पैरासिटोइड साइकिल। ये पैरासिटोइड साइकिल में होते होते वो मर जाता है, ठीक है। पैरासिटोइड साइकिल यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाइफ साइकिल कैसे अटैच होता है उसके सिंगल होस्ट के साथ, ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। ये पैरासिटोइड के एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से? जैसे स्पीसीज ऑफ वास्प, सम फ्लाइज एंड अ फ्यू बीटल्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। गिवन द डेफिनेशन, पैरासिटोइड स्पीसीज आर कॉमनली फाउंड अमंग, किस में पाया जाता है? कैराबिड बीटल्स जो कि पैरासिटोइड स्पीसीज है, और सेंटीपीड्स नॉट नोन फॉर हैविंग पैरासिटोइड स्पीसीज, इसे नहीं जाना जाता है, ठीक है। ये पैरासिटोइड जो स्पीसीज है इसमें नहीं आता। फ्लाइज आती हैं, फ्लाइज, यस फ्लाइज आती हैं। टर्माइट्स ये नहीं आते हैं, ठीक है। वास्प क्या है? ये डेट्रिटोफैगस होते हैं टर्माइट्स। वास्प जो है ये भी आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, प्रीवियस ईयर के हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: अदर दैन दोज मेड बाई ह्यूमन्स, नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। क्या जो ह्यूमन बनाते हैं, ह्यूमन जो बनाते हैं उनके अलावा जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं? टोटली रॉन्ग, नहीं, यहाँ पर टोटली रॉन्ग नहीं कर सकते, पार्शियल करेक्ट, पार्शियल रॉन्ग। जो ह्यूमन मेड है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, बट नैनो पार्टिकल्स आल्सो एग्जिस्ट इन नेचर। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। यस करेक्ट है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सेम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द इन्वायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन विल बी सी। 2 and 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी है, ठीक है। पहला जो है रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। तो बी सेल और टी सेल में क्या, कौन सा डिफाइन कर रहा है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो डिसीज़ को पैथोजन से रोकता है, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं, जैसे कि बी सेल एंड टी सेल्स आर द मेन टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हैं जो कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को फ्रॉम डिसीजेस कॉज्ड बाई पैथोजेंस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख सकते हैं। यहाँ पर 2 and 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट था, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है रॉन्ग था, ठीक है। 56 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ब्लू वॉशिंग। जैसे यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग के कंटेक्स्ट में बात पढ़े होंगे, तो यहाँ ब्लू वॉशिंग भी है। तो ब्लू वॉशिंग यहाँ पर समुद्र के जैसे मीन्स कि मरीन के फील्ड में यहाँ पर बात करेगा, और ग्रीन वॉशिंग जैसे फॉरेस्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो इट इज़ सिचुएशन, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए, इट इज़ अ सिचुएशन
वेयर मरीन एरियाज आर लेबल्ड एज प्रोटेक्टेड बट डू नॉट ट्रूली सेफगार्ड मरीन लाइफ। ये है बी ऑप्शन देख लेते हैं। एग्जेजरेटिंग कॉरपोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल नेग्लेक्टिंग द मरीन इकोसिस्टम, ये भी नहीं है। इग्नोरिंग द निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मरीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, नहीं। इम्प्लीमेंटिंग मैंडेटरी प्रोविजंस फॉर मरीन कंजर्वेशन इन कॉरपोरेट गवर्नेंस, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन विल बी ए, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लो कि मरीन एरिया के लिए हम वर्क कर रहे हैं, मरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, या मरीन लाइफ के लिए। तो जैसे यहाँ पर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखा जाए ना कि कंपनियाँ जो हैं वो मरीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होता है, तो इसे ही बोलते हैं क्या, ब्लू वाशिंग, ठीक है। 57 क्वेश्चन है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व लाई करता है कहाँ पर, तो रामगढ़ विषधारी, यहाँ पर रामगढ़ सेशन हुआ था कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान में। सॉरी, यहाँ पर जो है मैंने राजस्थान लिया नहीं, झारखंड है ना, तो यहाँ पर कौन सा है, राजस्थान, ये स्टेटमेंट में नहीं है, तो राजस्थान है, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, राजस्थान में, ठीक है। रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है, ये न्यूज़ में क्यों, क्योंकि एक भी टाइगर जो है एक स्पॉट किया गया था, स्पॉटेड हुआ था, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो उसके लिए क्या था, जैसे रामगढ़ विषधारी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किधर है, जैसे साउथ ईस्ट जो राजस्थान है इसके यहाँ आता है। और उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ जो टाइगर रिजर्व हैं, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 58 है। कामिंग रिजर्व इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ, और ये याद रखिएगा, जो ये है ना ऐसा है मीडी रिवर, ठीक है, मीडी रिवर वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, इससे होकर गुजरती है, ठीक है, ये रिवर है। और ये रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, चंबल रिवर की, ओके, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। द कामिंग रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर, तो ये कामिंग रिवर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। कामिंग रिवर जो है वो बोली जाती है अरुणाचल में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होती है, और ये जो है बॉर्डर में मिल जाती है कहाँ पर, असम और अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे है, यहाँ पर बराक रिवर की बात करें तो बराक का जो ओरिजिनेशन है ये कहाँ से होता है, बराक का ओरिजिनेशन होता है जो पटकाई बुम नागालैंड एरिया का, मणिपुर एरिया में, यहाँ पर बराक रिवर का ओरिजिनेशन होता है। मानस रिवर क्या ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, तो यस, बराक रिवर है, यस, तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के, ठीक है। मानस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये ओरिजिनेट होती है नॉर्दर्न साइड ऑफ जो मानस नेशनल पार्क है ना, वहाँ से, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में जानते हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कैलाश मानसरोवर जो है ना, जो सिंगे खम्बम, यहाँ पहले बोला जाता था तिब्बत में, ठीक है, सांगपो सिंगे खम्बम जो है वहीं बोला जाता है, ठीक है, इसे बोला जाता है। और ये सैक्रेड रिवर बोला जाता है चाइना तिब्बत में कि सैक्रेड रिवर है, और यहाँ सांगपो रिवर जो है वो तिब्बत में बोला जाता है। जब इंडिया में इंटर करती है तो इसे बोला जाता है क्या, दिहांग रिवर, ठीक है। दिहांग रिवर कहाँ बोलते हैं, ये बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन जब ये आसाम में आ जाती है तो इसे बोलते हैं कहाँ, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बट ये बांग्लादेश में जब आती है किससे मिलती है, पद्मा रिवर, जो गंगा रिवर है पद्मा से मिलती है, तो ये कहलाती है जमुना, ठीक है। आगे बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक रिवर से मिलती है जिसका नाम है मेघना रिवर, तो मेघना के नाम से ये रिवर जो है दोनों तीनों कंबाइंड होकर कौन कौन से, जमुना जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, पद्मा कौन है, गंगा, और मेघना के नाम से यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। ये याद रखें, पद्मा जो है गंगा रिवर थी, गंगा रिवर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट काला अजगर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इट इज़ कॉज्ड बाई अ प्रोटोजोआ पैरासाइट, क्या करेक्ट है, यस करेक्ट है। देयर आर नो मेडिकेशंस अवेलेबल टू ट्रीट काला अजगर, क्या कोई मेडिकेशन नहीं है, नहीं है, अवेलेबल है काला अजगर को ट्रीट करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 60 है। विद रेफरेंस टू द बिम्स्टेक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो बिम्स्टेक के कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, कौन कौन से मेंबर बिम्स्टेक के हैं,
मालदीव्स, थाईलैंड, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान। तो यहाँ पर बिम्स्टेक के 7 मेंबर्स है, याद रखिएगा 7 मेंबर्स कौन कौन से? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। तो ये जो है 4 कंट्री हैं, सॉरी 7 कंट्री हैं, 7 मेंबर्स हैं बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल नाम से ही पता चल रहा है कि बे ऑफ बंगाल के जितने सराउंडिंग कंट्रीज हैं जो टच करते हैं, मतलब भूटान और नेपाल को छोड़ के ये सारे कंट्री क्या हैं? बे ऑफ बंगाल के सराउंडिंग हैं, तो इसीलिए इसे बनाया गया बिम्स्टेक, ठीक है। तो मेंबर कौन कौन से हैं? ये मालदीव्स नहीं है, ठीक है, ये सार्क का मेंबर है। थाईलैंड है, अफगानिस्तान नहीं है, म्यांमार है, पाकिस्तान नहीं है। तो कितने मेंबर हैं यहाँ पर? 2, ओनली 2 विल बी द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, CBD इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है? करेक्ट है? यस, करेक्ट है। It has the objective to fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources. Yes, correct है? Yes. So option C will be the right answer. जो CBD था वो ओरिजिनेट कब हुआ था? वो हुआ था जब रियो डी जेनेरियो में इसकी एग्रीमेंट हो रही थी 1992 में, ठीक है। 1992 में एग्रीमेंट हो रहा था किसके कंटेक्स्ट में? जो इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का वर्ल्ड कंटेक्स्ट में यहाँ पर मीटिंग हो रही थी, ठीक है। तो इसमें जो है 3 जो है कन्वेंशन डेवलप हुए। कौन कौन से 3 कन्वेंशन? कौन कौन से? एक तो CBD हो गया, CBD और UNCCD, ठीक है, UNCCD, और एक है UNFCCC, ठीक है। ये जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स बायोडाइवर्सिटी के लिए वर्क करता है। UNCCD ये लाइन डिग्रेडेशन के लिए करता है, ठीक है। UNFCCC जो है ये करता है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये क्लियर कट याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों क्या है? बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ओके, बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, ओके। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पायरोसिस्टिक नॉक्टिलुका। पायरोसिस्टिक नॉक्टिलुका ये क्या है? इट इज़ मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज एंड ओशियन। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज एंड ओशियन, करेक्ट है? यस, करेक्ट है। इट इज़ मेरीन प्लांक्टन एंड प्रोड्यूसेस बायोलुमिनेसेंस इन रिस्पॉन्स टू वाटर मूवमेंट। तो इट इज़ मेरीन प्लांक्टन, देखो यहाँ पर मेनली फाउंड कह रहा है ना, ये गलत है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सीज एंड ओशियंस, यहाँ पर गलत, मेनली नहीं, यहाँ तो कहीं भी पाया जाता है, ठीक है। ये मरीन प्लांक्टन है और जो प्रोड्यूस करता है बायोलुमिनेसेंस इन रिस्पॉन्स टू वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट जैसे वाटर मूवमेंट होता है वैसे भी ये जो है यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। ये कि लुमिनेसेंस है, जैसे चमकता है, समुद्र में देखेंगे तो बहुत सारी वहाँ पर चमकदार वो चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये इसी का यही मतलब है कि पायरोसिस्टिक नॉक्टिलुका है, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 63 को देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मरीन हीट वेव। मरीन हीट वेव के कंटेक्स्ट में बात करें तो मरीन हीट वेव इट अकर्स व्हेन द सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ द सी राइजेज अबव द एवरेज टेम्परेचर। तो मरीन हीट वेव यही राइजेज ऑफ द टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर ऑफ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर जहाँ हीट वेव होता है वहाँ पर्टिकुलर रीजन का जो टेम्परेचर है वो अगर इंक्रीज हुआ तो इसका एवरेज जो हाइट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये करेक्ट पूछ रखा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। इट डैमेजेस मरीन हैबिटाट्स एंड आल्सो इम्पैक्ट्स कोरल रीफ्स एंड स्पीसीज डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, अजोर्स आइलैंड। अजोर्स आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, कहाँ पर है अजोर्स आइलैंड? ये है
नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अजोर्स आइलैंड किसका पार्ट है? ये है पुर्तगाल का, ठीक है, पुर्तगाल का ये यहाँ पर इसका पार्ट है, ठीक है, पुर्तगाल का। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, ठीक है। आप उसकी लोकेशन जानते ही होंगे, ठीक है, पुर्तगाल के यहाँ कि ये पुर्तगाल है, इससे स्पेन से जुड़ा हुआ है। यहीं पर एक जो पेनिनसुला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है, आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है, उसका नाम है आइबेरियन पेनिनसुला, वो भी यही लोकेटेड है स्पेन और पुर्तगाल के बीच में, ठीक है। या फिर कहें कि स्पेन में लोकेटेड है आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। या फिर जोग्राफिकल बिटवीन लोकेटेड कहाँ पर है? ये पुर्तगाल एंड स्पेन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अफ्रीकन बाओबाब। अफ्रीकन बाओबाब के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इट कीप्स सॉइल कंडीशंस ह्यूमिड एंड स्लोज सॉइल इरोजन थ्रू इट्स मैसिव रूट सिस्टम। इट कीप्स सॉइल कंडीशंस ह्यूमिड, क्या सॉइल कंडीशन को ह्यूमिड रखता है? यस। स्लो करता है सॉइल इरोजन को थ्रू इट्स मैसिव रूट सिस्टम, स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। It is long-lived deciduous tree mainly found in the equatorial region of African continent। तो इक्वेटोरियल रीजन मेनली कह रहा, मेनली फाउंड नहीं, यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में नहीं फाउंड किया जाता ये। जैसे यहाँ पर जो हमारा नामीबियन डेजर्ट है, ठीक है, नामीबियन या फिर कहेंगे कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो इक्वेटोरियल रीजन में मेनली नहीं पाया जाता, अदर रीजन में भी पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन पूछ रखा है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा ओनली ऑप्शन ए। देखो जो बाओबाब ट्री है इसकी जो लॉन्ग लिव्ड एक डेसिडुअस फॉरेस्ट में आता है, ठीक है, डेसिडुअस ट्री है, ठीक है, और लॉन्ग लिव्ड ये अप टू, जैसे यहाँ पर अभी साइंटिस्ट वहाँ के जो जियोलॉजिस्ट थे वहाँ पाया था कि जो एक बाओबाब का ट्री है उसकी जो लॉन्ग आयु हो वो कितनी है? लॉन्ग आयु है 2045 ईयर्स, इतना ज़्यादा ये जीता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि सिकोया जो है वर्ल्ड का सबसे लॉन्ग लिव्ड ट्री है, तो इससे भी ज़्यादा ये जो है जीता है, ठीक है। तो लॉन्ग लिव्ड ट्री कौन सा है? बाओबाब, ठीक है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। देखो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 विद रेफरेंस टू वितिलिगो डिसीज़। अब वितिलिगो डिसीज़ क्या होती है इसके बारे में अभी बात करूँगा। इट इज़ ए क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन मेलानोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड। मेलानोसाइट मीन्स मेलानिन जिसे बोलते हैं, मेलानिन, ठीक है, मेलानिन क्या होता है? जैसे हमारे स्किन में ये होता है, जो मेलानिन जितना ज़्यादा होगा जिसके स्किन में वो उतनी ज़्यादा ब्लैक होगी, ठीक है, कम मेलानिन है तो कम ब्लैक होगा। इट कैन बी क्योर्ड परमानेंटली बाय यूजिंग फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट। परमानेंटली क्या क्योर है? नहीं, इसका वर्ल्ड में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इट अफेक्ट्स बोथ मेन एंड वुमेन इक्वली। यस, अफेक्ट बोथ मेन एंड इक्वली। जैसे आप देखते होंगे ना विटिलिगो जो डिसीज़ है किसे बोलते हैं? विटिलिगो डिसीज़, जैसे कहते हैं ना सफ़ेद दाग होते हैं, जैसे ह्यूमंस के में सफ़ेद जो कलर हो जाता है उसका, है ना। जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है उसको सफ़ेद, जैसे नहीं कहते हैं कि सफ़ेदा, उसके क्या बोलते हैं उसे डिसीज़ को, मुझे एग्जैक्टली इतना हिंदी में पता नहीं है, तो उसे बोलते हैं, ठीक है, विटिलिगो डिसीज़ वही होती है जो वाइट कलर हो जाता है स्किन। तो मेलानिन क्या होता है? मेलानिन जो होता है एक पिगमेंटेशन होता है, अगर वो पिगमेंटेशन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है स्किन से तो इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अगर विटिलिगो डिसीज़ हो गई तो उसके वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर जो डिसीज़ हैं मैक्सिमम डिसीज़ उस पर अटैक करेंगी, ठीक है, क्योंकि उसको जो वल्नरेबल बना देती है उसकी स्किन को। और यहाँ पर जो उसको रेडिएशन या फिर जो बोले कि जो सन की रेडिएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल वहाँ पर क्रिएट करती है उसके स्किन में या फिर उसके बॉडी में, जो अंदर साइड भी इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। तो ये विटिलिगो डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है और इसका कोई क्योर नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं कि इससे आपकी स्किन जो है सही हो जाएगी, बट यहाँ पर क्योर करने की कोई भी इसकी दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं बनी आज तक, ठीक है, या फिर कोई वैक्सीन नहीं है। ओके, सो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। और अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, ऐसे ही डिस्कस करेंगे रोज़ बाई रोज़, तो आपका जो टाइम है वो सेव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की वो भी डेवलप होती जाएगी। ओके, सो
प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए इतना कि यहाँ पर 50 तक लाइक हो जाए, ताकि हम एक कम्युनिटी लेवल तक बन पाएँ और अपना जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकें। और जो है हम एक कम्युनिटी बना के वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को, मोर देन 12,000 क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके और एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर सके। अगर आपको चाहिए सी सैट का लेक्चर इसी तरीके से कि मैं सॉल्व करके दूँ, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो सी सैट है मेरा बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि मैं जो है सी सैट में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे मुझे प्रीलिम्स में, तो इस वजह से मैं आपको एक सी सैट का ऐसे लेक्चर लाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करने पड़े प्रीलिम्स के कोई भी क्वेश्चन में। हालांकि मैं 100% श्योर नहीं कर सकता कि आप 100 में से 100 ही लाएंगे, 100 में से 200 में से 200 ही मार्क्स ले आएंगे, ये मैं गारंटी नहीं देता। लेकिन इतना है कि अगर मेरे साथ आप चलते हैं तो आपको गारंटी देता हूँ कि आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। आप इसकी कोई भी चिंता ना करें, मैं आपका प्रीलिम्स जो है वो डेफिनेटली क्लियर करवाऊँगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।